हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे NISM सीरीज 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 प्रोग्राम का मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 4। गाइस, हम अपनी वीडियो में बैंकटोरियल के चैनल पर NISM की जितने भी सीरीज के जितने भी मॉड्यूल्स जितने भी एग्जाम है 28 के 28 वी विल कवर वन बाय वन इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट, योर FAQs, योर लेसन्स। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Hence again I request all of you to please like and subscribe this channel. We will come back to you on all the programs of NISM one by one. और आज के हम पार्ट 4 में, जो कि एडवाइजर लेवल 1 का प्रोग्राम है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट्स डैश क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होता है वो उनको क्लेम कब मिलता है, या वो किस पोर्शन में आते हैं, या वो कब जो कंपनी के एसेट्स हैं वो उसके ऊपर उनका जो राइट बनता है वो कब बनता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है फर्स्ट राइट या फर्स्ट क्लेम, सेकंड क्लेम, लास्ट क्लेम और डी थर्ड। तो इसमें आंसर है सी, लास्ट क्लेम होता है जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, बिकॉज उनके वो ओनर होते हैं। तो अगर आप ये डेफिनेशन भी रीड आउट करते हैं इक्विटी का, तो अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न टू कंपनी शेयर होल्डर्स if all the assets were liquidated and all the company's debt was paid off in case of liquidation। यदि कोई कंपनी खत्म हो जाती है तो उसमें जितने भी असेट्स होंगे कंपनी के, वो सबसे पहले पे ऑफ किए जाएंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग असेट्स बचेंगे वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में उनके प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो राइट आता है असेट्स के ऊपर कंपनीज का, वो लास्ट में आता है। Hence, equity shareholders are paid on the basis of earning of the company and do not get a fixed dividend। जो उनको है वो फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, जो कंपनी की अर्निंग होती है उसके बाद मिलता है। एंड दे आर रेफर टू एज रेजिडुअल ओनर। वो रेजिडुअल ओनर क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले जिसका डेट है उसके पास पैसा जाएगा, उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएगा। जो नॉर्मल इक्विटी ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो दे विल रिसीव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल द क्लेम्स ऑन द कंपनीज इनकम एंड असेट्स हैव बीन सेटल्ड। कंपनी के जो भी असेट्स और इनकम है वो सब सेटल होने के बाद जो भी बचेगा उसके बाद ही जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका क्लेम बनता है। डैश इज अ रूट ऑफ एक्सपोजर टू रियल एस्टेट विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ है? क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है तो उसके पास ऐसा कैसा कौन सा रूट है जिसके में वो रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले सकता है कोई इन्वेस्टर। इसमें ऑप्शन है, देखिए, रीट, फ्लैट, अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस। देखिए इसका आंसर है रीट। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो एक लिमिटेड कैपिटल से नहीं आ सकते, वो आपके लिए उसके लिए आपको काफी कैपिटल चाहिए। जो रीट है, रीट का अगर फुल फॉर्म आप देखते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनको हम रीट फंड भी बोलते हैं। ये अगर आपके पास एक लिमिटेड आपके पास फंड्स और कैपिटल अवेलेबल है और आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आप रीट के थ्रू कर सकते हैं। रीट में देखिए इन्वेस्टर्स हो गए, वो जो भी ट्रस्ट, जो भी म्यूचुअल फंड, जो भी रीट फंड्स को मैनेज करता है वो वहां पर डिप्लॉय करता है। और वो फंड मैनेज क्या करता है, दे वर्क विद द मॉल्स, ऑफिसेस, वेयर हाउस, होटल्स एंड अपार्टमेंट। उनके साथ उनके रेंटल, उनके इक्विटी, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करते हैं। वहां से जो इनकम जनरेट होती है दैट इज ग्रोथ, रेंटल जनरेटेड एंड ग्रोथ। तो जो आपके पास अप्रिसिएशन आया है, जो रेंटल इनकम आया, वहां से जो डिविडेंड हुआ, वहां से 90% जो प्रॉफिट होता है रीट फंड को वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी 10% को वो ग्रोथ के लिए या बाकी अदर एस्पेक्ट्स के लिए रखते हैं। इसलिए अगर किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है बट उसको रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहिए तो वो रीट फंड के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो हमारे पास ए, रीट फंड। रीट अलाउज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू मेक मनी ऑन रियल एस्टेट विदाउट हैविंग टू ओन और मैनेज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो इन्वेस्टर है वो ना प्रॉपर्टी खरीदेगा ना उनको मैनेज करेगा, वो अपना कैपिटल जो रीट मैनेज करता है, जो ट्रस्ट, उसको हैंड ओवर करेंगे, या म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, उनके बिहाफ पे वो डिप्लॉय करेंगे। और जो वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 90% एटलीस्ट प्रॉफिट जो आएगा वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डायरेक्ट रियल एस्टेट ऑफर्स मोर टैक्स ब्रेक्स देन रीट इन्वेस्टमेंट। जो आप डायरेक्ट रियल एस्टेट में लगाते हैं उसमें ज्यादा टैक्सेशन बनता है। एंड गिव्स इन्वेस्टर मोर कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। और जो आपका डिसीजन है, जो आपका इन्वेस्टर्स का डिसीजन है, वो ज्यादा कंट्रोल भी देता है आपको।
डिसीजन मेकिंग में। तो ये आपका रियल एस्टेट की डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। एंड मैनी रीट आर पब्लिकली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जो रीट फंड्स होते हैं या जो रीट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, इसलिए आप उनको बाय और सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वेट नहीं करना, आपको डिविडेंड का वेट नहीं करना या ग्रोथ का वेट नहीं करना, तो वो आप जो रीट फंड्स आपने लिए हुए हैं, जैसे आप सिक्योरिटी शेयर्स बेचते या खरीदते हो, वैसे ही वो आप एक्सचेंज में रीट फंड्स भी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। पूलिंग फंड्स एंड रीट हेल्प्स लोअर द एंट्री कॉस्ट। जब आप रीट फंड में पैसा लगाते हैं तो काफी लोगों का कैपिटल है वो पूल किया जाता है, उसकी वजह से जो एंट्री कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, और उससे क्या होता है कि काफी बड़ा जब कॉर्पस हो जाता है तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन, जब आप रियल एस्टेट में रीट फंड्स या जो भी ट्रस्ट है या जो म्यूचुअल फंड है जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, बिकॉज उसके पास काफी इन्वेस्टर्स का पूल करके काफी बड़ा फंड एक साथ इकट्ठा हो जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ आर्ट इज दैट देर इज नो। अब देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बाय और सेल होते हैं, वैसे एक आर्ट भी होता है जो आर्ट पीसेस होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। अब इसका ऑप्शन है वन ऑफ द फीचर ऑफ आर्ट इज दैट देर इज नो आर्ट फंड्स, सेलर्स, एक्सपर्ट्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। देखिए इसका आंसर है डी। एक आर्ट जब भी बाय और सेल करते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसकी प्राइस में ट्रांसपेरेंसी हो। ये सिर्फ बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बायर है वो पैसा दे सकता है या देना चाहता है, और सेलर उसको कितने में बेचता है। बट वहां पे कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है जिससे उनकी प्राइसिंग हो। तो जैसे किसी बहुत बड़े पेंटर ने मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाई और कोई उसकी वैल्यू एवेल्युएट करता है मान लीजिए $1 लाख, तो वो कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसका आप मार्केट में उसका प्राइसिंग आपको पता हो। इसके लिए बहुत एक अलग तरह का सोफिस्टिकेटेड नॉलेज चाहिए, और उसके बाद भी क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है तब भी आपको ट्रांसपेरेंसी से पता नहीं लगता कि उस असेट्स की, उस आर्ट की वैल्यू क्या है। सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। देखिए सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क का मतलब हुआ कि अगर हम कभी किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए हमने एक सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक आईटी सेक्टर में सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया, या हमने कोई बैंकिंग सेक्टर के सारी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर लिया। तो अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन आया कि किस तरह से उसमें जो रिस्क होता है वो किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन ए रिमेनिंग इन द मोस्ट पॉपुलर सेक्टर, कि आप जहां मोस्ट पॉपुलर सेक्टर है वहां पर लगाइए। अगर बट आप मोस्ट पॉपुलर सेक्टर पे भी लगाएंगे तब भी आपका सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क खत्म नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो कि जब भी आप जिस पॉपुलर सेक्टर के ऊपर पैसे लगा रहे हैं वो सेक्टर में कौन सी पॉलिसीज या कब कौन सा साइक्लिकल चेंज आ जाए और हमारा जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क में आ जाए। चेंजिंग सेक्टर्स एज ट्रेंड चेंज, इसमें कि अगर आप जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता रहता है वैसे वैसे आप सेक्टर को चेंज करिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स, अपना सेक्टर्स अगर आपने कोई आईटी में या कोई बैंकिंग में इस तरह के सेक्टर्स में लगाया हुआ है तो आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग सेक्टर्स में लगाइए, इंक्लूडिंग बोथ लार्ज कैप एंड मिड कैप फ्रॉम द सेक्टर। अगर आप कोई भी पैसा लार्ज कैप या मिड कैप एक ही सेक्टर में लगाते हैं तभी वो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क रहती है, तो इसलिए इसका आंसर है सी, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक रिड्यूस करना चाहते हैं रिस्क को, तो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट कर लीजिए। You want to sell 10,000 share of a company, but you find that volume on a particular day is just 800 share. This gives which kind of risk? A. Market risk, sector specific risk, ट्रांजेक्शनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। देखिए अगर मैं 10,000 शेयर सेल करना चाहता हूं बट मुझे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर डे में जो शेयर सेल और बाय हुए उनका वॉल्यूम ही 800 है, इसका मतलब है कि मैं वो शेयर्स को अगर एक दिन में 10,000 शेयर्स बेचना चाहूं तो नहीं बिक सकते हैं क्योंकि उसका पूरा दिन का भर का वॉल्यूम ही 800 है। इसका मतलब क्या हो कि उस पर्टिकुलर शेयर की या उस पर्टिकुलर कंपनी या सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी नहीं है, जिस जो शेयर्स बेचने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट में उतने बायर सेलर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका इसका जो आंसर हुआ हमारा हुआ डी, लिक्विडिटी रिस्क। द पी रेशियो टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एग्जिस्टिंग और एक्सपेक्टेड। पी रेशियो क्या कंसिडर करता है, एक्चुअली एक तरह से क्या चीज है, क्या डिसाइड करता है। ए एनवायरमेंटल फैक्टर, बी अर्निंग पर शेयर, सी एंटरप्राइज वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखिए पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
कि एक शेयर के ऊपर जो कंपनी है वो कितना पैसा कमा रही है, दैट इज पी, प्राइस प्राइस अर्निंग रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप शेयर प्राइस जो कंपनी का है वो शेयर प्राइस, और साथ में उस एक पर्टिकुलर जो शेयर है उस शेयर की अर्निंग कितनी है एक शेयर के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अगर 100 शेयर है पूरे मार्केट में और वो 1000 रुपए अर्न कर रही है, तो अर्निंग पर शेयर हो गई 1000 डिवाइड बाई 100। तो एक शेयर के ऊपर कंपनी 10 रुपए कमा रही है, तो वो हुआ अर्निंग 10 रुपए। शेयर प्राइस मान लीजिए चल रहा है 2000 रुपए, तो 2000 वो आपका शेयर प्राइस। शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो आ गया आपके पास 200, तो पी रेशियो हो गया 200। तो ये अर्निंग जो पी रेशियो है दैट इज स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि एक शेयर की जो अर्निंग है उसके कितने मल्टीपल या कितने गुना एक कोई भी क्लाइंट या कोई भी इन्वेस्टर है वो रेडी है उसका प्राइस देने के लिए, उस शेयर को बाय करने के लिए। तो इसका आंसर हो हमारा बी, अर्निंग पर शेयर। A spike in inflation resulting in a rise in interest rate in the market will lead to A, fall in bond prices, B, rise in bond prices, C, stable bond prices, D, unresponsive bond prices। देखिए अगर एक इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब इसमें कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर क्या होगा, जो बॉन्ड प्राइसेस है उसमें फॉल होगा, या बॉन्ड प्राइसेस में राइज होगा, या बॉन्ड प्राइसेस स्टेबल रहेंगे या अनरेस्पॉन्सिव रहेंगे। तो देखिए इसका आंसर है ए, फॉल इन बॉन्ड प्राइसेस। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको कि किस तरह से होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई एक बैंक से या कोई कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से कोई बॉन्ड लिया, बॉन्ड परचेज किया, मान लीजिए मैंने 8% के ऊपर, 8% इंटरेस्ट के ऊपर। अभी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए चेंज हो गए और वो हाई हो गए, तो 8% की जगह मान लीजिए मार्केट में कुछ जो इंटरेस्ट रेट है वो हो गए 10%। अगर वो मुझे अब कभी 6 महीने के बाद वो अगर बॉन्ड बेचना हो, तो जो अगर वो बॉन्ड बेचना है तो मेरा जो है 8% वाला है और मार्केट में 10% मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8% वाला है बॉन्ड है वो कम डिमांड में रहेगा, क्योंकि अगर कोई नया इन्वेस्टर है, अगर वो मार्केट में नया बॉन्ड लेगा तो उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो बॉन्ड मुझसे बाय करता है तो उसको 8% मिलेगा। इसलिए क्या होगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइस है वो उसके ऊपर कहेगा कि मैं इसके ऊपर आपको डिस्काउंट करके ही आपको पेमेंट करूंगा अगर मैं मुझे वो बॉन्ड बाय करना है। क्योंकि अगर उसको बॉन्ड मार्केट से बाय करना है तो 10% में मिलेगा, मुझसे बाय करना है तो उसी के ऊपर उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएंगे तो मेरा जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइसेस है वो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। A fixed deposit maturing in a year time with the money to be invested will face। एक ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि एक साल में मैच्योर हो गया या हो जाएगा विद द मनी टू बी इन्वेस्टेड, और उस मनी को दोबारा इन्वेस्ट करना है, तो उसमें किस तरह की रिस्क है? ए, कॉल रिस्क, बी, क्रेडिट रिस्क, सी, वोलेटिलिटी रिस्क, डी, इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखिए इसका ऑप्शन का आंसर है हमारे पास डी, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक फिक्स डिपॉजिट है, एक साल का है, तो देखिए एक साल का शॉर्ट टर्म एफडी हो गया। शॉर्ट टर्म जो एफडी होता है जिसके अंदर आपका फिक्स डिपॉजिट है, तो एक तरह से वो आपका वोलेटिलिटी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके पास उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वोलेटिलिटी रिस्क नहीं है। शॉर्ट टर्म है आपका एक साल का, तो क्रेडिट रिस्क खत्म हो गया। इसमें किसी भी तरह का कॉल रिस्क भी नहीं है। इसलिए इसमें क्या बचा? री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि अगर मेरे पास कोई एफडी का पैसा अगर एक साल में मैच्योर होने वाला है और वो मुझे इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं उसको जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, मान लीजिए मेरे पास कोई एफडी है 8% का फिक्स डिपॉजिट, अब एक साल के बाद ये भी हो सकता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैं उसको रिन्यू करना है या मुझे उसको री इन्वेस्ट करना है वो 8% से कम हो। तो इसमें रिस्क किस तरह का हो जाएगा? री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि जब मुझे एक साल के बाद वो फंड्स इन्वेस्ट करना हो दोबारा, तो क्या मैं उस जितना मुझे इंटरेस्ट उस पर मिल रहा था क्या उतना मिलेगा, या उससे ज्यादा मिलेगा, या उससे कम मिलेगा? वो मेरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, कि मैंने आज तो एफडी कर ली बट मुझे एक साल के बाद नहीं पता कि मुझे उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या मिलेगा, हो सकता है मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इसका हमारा जो आंसर हुआ वो होगा अदर एसेट्स।
अदर एसेट्स, जैसे हमारा कोई गोल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं गोल्ड का फ्यूचर, तो जो गोल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, गोल्ड के ऊपर, तो अंडरलाइंग एसेट्स, हेंस इसका आंसर इज सी अदर एसेट्स। ए डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ए बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट the value of which is derived from the value of an underlying assets or assets at a future date like gold। तो अगर सिल्वर का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो किसके ऊपर बेसिस होगा, सिल्वर के ऊपर। अगर गोल्ड का है तो किसके बेस के ऊपर होगा, गोल्ड के ऊपर। तो डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू निकलती है किससे, गोल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो गोल्ड से वैल्यू आएगी, और अगर सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका एग्जिस्टिंग जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो सिल्वर। The following is not the purpose of which derivatives are used। डेरिवेटिव जिसके लिए यूज किया जाता है उसका क्या पर्पस नहीं है, ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आर्बिट्राज, हैजिंग, स्पेकुलेशन। तो देखिए ये जो स्पेकुलेशन, हैजिंग, आर्बिट्राज है, ये तो पर्पस है डेरिवेटिव के, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्वैप्स, ठीक है। अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो डेरिवेटिव्स नहीं होते, बिकॉज डेरिवेटिव जनरली एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही नहीं होती वो। इसलिए इसका आंसर हमारा ए, आंसर ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नॉट द पर्पस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा हमने आपसे डिस्कस किया, हम इस चैनल के ऊपर आपके पास NISM के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड हम सारी वीडियोस पे मॉक टेस्ट और सारे ही लेसन्स 1 बाय 1 करके लेके आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस अनेबल करिएगा, सो दैट आपको कोई भी नई वीडियो आती है, कोई भी नया लेसन आता है, मॉक टेस्ट आता है, तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू इमीडिएटली आपको पता लगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।